हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन, उसके हाफ लाइफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। उसी वीडियो में आप लोगों ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था एंड फाइनली आप लोगों ने पढ़ के रखा था दैट इज़ अरेनियस इक्वेशन। उस अरेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता के रखा ही है, राइट। तो अलग अलग टेम्परेचर पे या फिर किसी कॉमन टेम्परेचर पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। कैसे? तो सबसे पहले अरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। अरेनियस इक्वेशन इज गिवन एज वी नो दैट हम लोग अरेनियस इक्वेशन को इस फॉर्म में डायरेक्टली लिखकर दिखा सकते हैं। लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी, बराबर है। ये एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो गया। यहाँ से आप लोग ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसे इधर भेज देंगे, फिर माइनस का साइन है तो चेंज कर दो और फिर इसे इस साइड में लाकर रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई ए, मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमें जनरली देता है दो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो इस इक्वेशन को हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे लिख सकते हैं ज़रा सोचिए। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, T1 एंड T2, इस इक्वेशन को आप लोग कैसे बना सकते हैं सोचिए। T1 पे हम लोग बना सकते हैं इसे ऐसे, दैट इज log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू T1 बना सकते हैं। सपोज करिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड एट T2 एट टेम्परेचर T2 इसे हम लोग बना देते हैं कुछ ऐसे। log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू T2। सपोज करिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करिए। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या हो जाएगा। तो सर log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गई कॉमन टर्म, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा है, दैट इज ई ए अपॉन 2.303 R T1 हो जाएगा। नाउ log A माइनस log B ये क्या होता है? तो log ऑफ A अपॉन B होता है, तो ये बन जाएगा log ऑफ K2 अपॉन K1 बनेगा। इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग कॉमन ई ए अपॉन 2.303, राइट, इनटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 हो जाएगा। दिस इज log ऑफ K2 अपॉन K1। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप लोग देखिए कौन कौन सी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। K2 या फिर K1 में से कोई एक वैल्यू, राइट। फिर ये कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कहा जा सकता है, बिल्कुल कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। तो गाइस ये है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जब आपके पास दो टेम्परेचर हैं एंड दो रेट कांस्टेंट होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब पढ़ते हैं ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं,
राइट, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हो, या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हो। आप लोगों को एक चीज़ पता है, अरेनियस इक्वेशन ने हमें ये बता के रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे EA/RT घटता है। पता है आपको, EA/RT जब घटेगा तो -EA/RT बढ़ेगा, A बढ़ेगा, बराबर है, K बढ़ेगा, रेट बढ़ गया। लेकिन -EA/RT जब बढ़ता है तो ज़रा सोचिए, फ्रैक्शन, हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे दिया था, तो E⁻−EA/RT मीन्स जब आप लोग इसे बढ़ाओगे, जब इसे बढ़ाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, मतलब फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिसके पास कोलिजन प्रॉपर होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये फ्रैक्शन बढ़ेगा एंड रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा मीन्स जब आप लोग ग्राफिकल स्टडी करते हैं, सपोज करिए कि हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हैं, एक इस एक्सिस पे मैं रख देता हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ sufficient amount of kinetic energy, sufficient amount of the kinetic energy, and यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे that is kinetic energy। चलो ठीक है, because we know that temperature and kinetic energy इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम लोग फ्रैक्शन देना चाहते हैं, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, सपोज करिए कि ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया एट अ टेम्परेचर T1, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये है फ्रैक्शन, दिस इज व्हाट फ्रैक्शन, राइट, इसे हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रॉपर कोलिजन देगा, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी, बराबर है, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगा। नाउ एट टेम्परेचर T2 जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं दूसरे टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर T2, देखिए एट टेम्परेचर T2 पे अगर हम लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड एट टेम्परेचर T2 अगर हम लोग इस फ्रैक्शन को देखें तो ये फ्रैक्शन अब देखिए इतना बड़ा बन गया, ये फ्रैक्शन अब इतना बड़ा बन गया। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हम लोगों को इस इक्वेशन से समझ में आता है गाइस, आप लोगों ने ये पढ़ के रखा है अरेनियस इक्वेशन, दैट इज K इज इक्वल टू A इंटू E⁻−EA/RT। जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो EA/RT घटेगा, -EA/RT क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट A इंक्रीज होगा, तो K इंक्रीज होगा, K इंक्रीज हो गया मतलब रेट बढ़ेगा। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए एरिया अंडर द कर्व सेम है क्योंकि आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो फ्रैक्शन को देखिए, फ्रैक्शन तो बढ़ गया ना, पहले इस टेम्परेचर पे T1 पे इतना ही फ्रैक्शन था जिसके पास सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कंडीशन, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की एबिलिटी थी। लेकिन जब T2 हम लोगों ने लिया, हायर टेम्परेचर लिया, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि टोटल जो फ्रैक्शन था, ये टोटल फ्रैक्शन अब क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उसके ऊपर क्या होते जाएंगे, लागू होते जाएंगे। क्लियर है ये वाला भी पॉइंट गाइस। अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन के रेट के ऊपर कैसे फर्क पड़ सकता है, ये अब हम लोगों को समझना है। लेकिन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट।
क्या आप लोगों को पता है, पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट गेट्स फ्री। मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उसमें इन्वॉल्व होता भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज। मतलब कैटालिस्ट क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हम लोग इस रिएक्शन की स्टडी करते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम क्लोरेट। दिस कंपाउंड हैज अ नेम पोटेशियम क्लोरेट। जब ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट MnO2, तो डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोरेट, आपको देता है KCl एंड 3 मोल्स ऑफ O2, राइट। यहाँ पर देखिए कैटालिस्ट है और नहीं है। जब कैटालिस्ट नहीं होता तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। रिएक्शन क्या होती है? काफ़ी स्लो होती है गाइस। लेकिन जैसे ही यहाँ पर MnO2 को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है एंड पोटेशियम क्लोरेट बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे केस में आप लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है? हाँ, तो इसका रीज़न ये है कि कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सोचिए जरा, मतलब इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे। अगर हम लोग किसी रिएक्शन की बात करते हैं, ये एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, बराबर है, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगर हम लोग कोई ऐसी रिएक्शन बनाते हैं जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, तो ये जो हाइट है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की, इसे हम लोग क्या कहते हैं? EA कहते हैं। डेफिनेटली इसे हम लोग क्या कहते हैं? EA। नाउ यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है अनकैटालाइज। कैसी रिएक्शन है? अनकैटालाइज रिएक्शन। मतलब देखिए कि रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इस हाइट को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिलेगा। जब कैटालिस्ट हम लोग लगाते हैं, कैटालिस्ट ऐड करते हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? कैटालिस्ट जब हम लोग लगाते हैं तो ये जो हाइट है इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की, ये हाइट कम हो जाती है। देखिए ये हाइट, अब पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम है, राइट। ये क्या है? फॉर कैटालाइज रिएक्शन। कैटालाइज रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ द कैटालिस्ट एंड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। जब रिएक्शन में कैटालिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, एज अ रिजल्ट बहुत कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसे हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत कम ऐसा फ्रैक्शन है रिएक्टेंट्स का जो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। लेकिन जैसे ही आप लोग कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है? ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये एनर्जी को कम कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इजीली इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो देयरफॉर ये साबित होता है कि कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। लेकिन कैसे बढ़ाता है? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दूसरा एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप लोग डिकम्पोज कराते हो इन द अब्सेंस ऑफ द कैटालिस्ट, तो डिकम्पोज होने के बाद ये देगा ट्वाइस ऑफ H2O एंड O2 गैस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इन द अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। बट जब आप लोग I नेगेटिव के सामने, मतलब सोचिए पोटेशियम आयोडाइड HI ले सकते हैं जिसमें I के ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज होगा। जब I नेगेटिव के सामने ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो रिएक्शन तो वही होगी, बराबर है, रिएक्शन तो वही होगी, लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है गाइज, ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को ये पता है कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ये आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे सर वाटर, ये तो हमें बहुत पहले से पता है, हाँ। लेकिन क्या आपको पता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है ये ऑलमोस्ट अबाउट एन ईयर,
1 साल, 2 साल, 3 साल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के रख दो, पानी नहीं बनेगा, बिल्कुल पानी नहीं बनेगा। कम से कम 1 साल 2 साल तो नहीं बनेगा। मतलब कितनी स्लो है। अब इस रिएक्शन को ऐसे कैरी आउट करते हैं, ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलाडियम और ड्रॉप ऑफ H2O। तो ये रिएक्शन अब वायलेंटली हो जाती है एंड इट कंप्लीट्स विद इन अ मिनट। 1 मिनट से भी कम टाइम में कंप्लीट होती है, राइट। हम लोगों ने सिर्फ ये जो आंकड़े लिए हैं ये समझने के लिए लिए, राइट। एग्जैक्ट आंकड़े हमें भी अभी पता नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। तो जरा सोचिए कैटालिस्ट के कारण फर्क पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कैटालिस्ट आप लोगों ने देखे हैं। अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने रेनी निकेल वगैरह यूज़ किया है, बराबर है। तो ये सारे के सारे कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स जो कि अरेनियस इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहने पूछता है, रेट कांस्टेंट निकालने के दो, ऐसा भी आप लोगों को न्यूमेरिकल देता है। आप लोगों ने अरेनियस इक्वेशन पढ़ के रखा है, उसी के ऊपर ये बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं। देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 104 किलोजूल पर मोल। द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.7 into 10 to the power -5 second inverse. What is the rate constant at 30 डिग्री सेल्सियस? आपके पास R की वैल्यू गिवन है। एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट गिवन है, दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है जरा उसे देखिए। पहली लाइन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब E कितनी है, तो 104 किलोजूल पर मोल। मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ जूल में। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा गाइस क्योंकि आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है R की, देखिए जूल में है, ठीक है। देन आपके पास रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस K1 है, कितना है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स। किस टेम्परेचर पे है? T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। ये हो जाएगा 298 केल्विन पे। आपको K2 फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कब? जब T2 होगा 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 प्लस 273 दैट इज 303 केल्विन। आपके पास R है, दिख रहा है, दैट इज 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। ये डाटा आपके पास है। अब आप लोगों को सॉल्व करना है एंड K2 फाइंड आउट करके दिखाना है। आपके पास इक्वेशन क्या होता है, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? तो log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R होता है। यहाँ पर आप लोगों को न्यूमरेटर में था T2 माइनस T1 एंड डिनोमिनेटर में था T1 इंटू T2, था कि नहीं? अब वैल्यूज पुट करते जाइए और इसे सॉल्व करते हुए आइए। तो आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी है 104 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू T2 माइनस T1 दैट इज 303 माइनस 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू T1 कितना है 298 इंटू T2 कितना है 303 केल्विन। अब एक चीज़ याद रखना, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको शायद थर्मोडायनामिक्स वाले लेसन में दिया था। ये होता है 19.147, जिसे राउंड अप करके आप लोग 19.15 बनाकर रख सकते हो। ये आप लोगों के काम में आती रहेगी वैल्यू, बार बार इसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास 104 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस इंटू ये माइनस करिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो गया 19.15 इंटू 298 इंटू 303 केल्विन। गाइस अब आपका काम है, यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करोगे आप लोग? लॉग ऑफ K2 अपॉन K1,
हम लोग K2 अपॉन K1 नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आप लोगों को मिलेगा 0.303। यहाँ से आपको क्या डिटरमाइन करके दिखाना पड़ेगा, पहले K2 अपॉन K1। जब K2 अपॉन K1 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.303। एंड इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो ये आंसर होता है 2.009। ठीक है, K2 एंड K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई। क्या फाइंड आउट करके देना आपको, K2। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2.009 इंटू K1, मतलब 2.009 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -5। करिए कैलकुलेट, यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स क्यू, क्योंकि K1 का यूनिट वही है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखें तो इसका आंसर जो मिलता है आपको, ये मिलता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर -5। इस तरीके से आप लोगों को K2 की वैल्यू डिटरमाइन करके दिखानी थी। है ये क्लियर न्यूमेरिकल। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए तो जरा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल के दो, ये पूछा। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 303 केल्विन टू 313 केल्विन। 303 केल्विन से टेम्परेचर जब 313 केल्विन जाता है तो रेट कांस्टेंट डबल होता है। उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल कर दो। तो पहले तो इसका गिवन फाइंड आउट करिए। क्या आपके पास ये नहीं है, K2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1 है क्या। तो यहाँ से K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू मिल गई, बराबर है। फिर T1 कितना है, 303 केल्विन। T2 कितना है, 313 केल्विन। R क्या लेंगे, तो 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स लेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो EA। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तो वही log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R, राइट। देन T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। सो देयरफॉर EA इज इक्वल टू क्या, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले फॉर्मूले को पूरा अरेंज कर लीजिए, तोड़ दीजिए। क्या फाइंड आउट करना है ये पहले पता होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेशन करके, बराबर ना। तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ये क्या होगा, ये टर्म जब फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा log ऑफ K2 अपॉन K1 इंटू, ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगी 2.303 इंटू R इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, T2 माइनस T1 रहेगा गाइज। तो log ऑफ K2 अपॉन K1 मतलब log ऑफ 2 इंटू 19.15 इंटू T1 कितना है, तो 303 केल्विन एंड T2 कितना है, 313 केल्विन डिवाइडेड बाय 313 माइनस 303। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, राइट, इंटू 19.15 इंटू 303 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 10। तो ये EA। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है, करिए कैलकुलेट। इसे जब आप लोग कैलकुलेट करके चेक करते हो तो आप लोगों को आंसर बहुत बड़ा मिलता है। ये मिलता है 54658.43। ये आ गया जूल और मोल में, ठीक है, या फिर सिंपली जूल में। एंड इसे अगर आपने किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहा तो इसे डिवाइड कर दीजिए बाय 1000, बराबर है। जूल को किलो जूल में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 54.65843 किलो जूल पर मोल। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। अब थर्ड वाले क्वेश्चन का कहना देखिए क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय log ऑफ K इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय T। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो सोचना पड़ेगा। आपके पास गिवन में क्या है, तो एक इक्वेशन है दैट इज log ऑफ K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय
टी। सपोज करिए मैं इसे बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें अरेनियस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अरेनियस इक्वेशन कैसे होता है? तो अरेनियस इक्वेशन इज गिवन एज, आप लोगों ने पढ़ा है कुछ ऐसे, दैट इज log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन्हें कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करिए कंपेयर। यहाँ पर log के है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया? log ऑफ a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय टी। ये यही इक्वेशन है, ये भी यही इक्वेशन है। अब आप लोग देख सकते हैं कि log a कॉमन लेना पड़ेगा, तभी और तभी ये इक्वेशन आगे सॉल्व होता है। तो ये बच जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। यहाँ से तो टी भी कैंसिल हो गया, चलो टी को कट कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू 14 पॉइंट, ये चला गया, ये हो गया माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। सो देयरफॉर ई ए इज इक्वल टू क्या? तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 2.303 इंटू 8.314 मतलब 19.15 करके देखिए। आप लोग जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलता है 23.93 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, राइट। ये आप लोगों को मिलता है जूल। एंड अगर इसे आप लोग किलो जूल में लेकर जाते हो तो ये होगा 239.3 किलो जूल पर मोल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरीके से कंपेयर करके निकाल के देना था। अब फोर्थ वाले को देखिए क्या कहता है। द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर 0.6 सेकेंड इनवर्स एट 313 केल्विन एंड 0.045 सेकेंड इनवर्स एट 293 केल्विन। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। ये न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा न्यूमेरिकल पढ़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाया है हम लोगों ने, तो इसे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कहता है फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल? अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन हैज activation energy of 240 kilojoule per mole if the pre-exponential factor is 1.6 into 10 to the power 13 second inverse. What is rate constant of the reaction at 600 Kelvin? अब आप लोगों के पास जरा गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले तो उससे फाइंड आउट करिएगा। सोचिए, आपको कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए कितना है 240 किलोजूल पर मोल। आपको पता है इसे जूल में लेकर आना है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद क्या कहता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब क्या होता है? ए कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर आपके पास दिया है 600 केल्विन का एंड आपके पास होता है आर। क्या होता है? आर 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स होता है। आपको फाइंड आउट करके देना है वैल्यू ऑफ द के। अब आप लोग इसके लिए क्या यूज़ करोगे? तो ऑब्वियसली अरेनियस इक्वेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अरेनियस इक्वेशन यूज़ करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखिए, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इसे मैं यहाँ पर ला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, तो लॉग के अपॉन ए मैं उसका उल्टा कर देता हूँ, तो लॉग ऑफ ए अपॉन के लिखता हूँ। इससे क्या होगा? ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी,
2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 600। अब आप लोगों को वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, रख दीजिए। EA कितना है 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 19.15 इंटू 600। इसे ऊपर भेज दीजिए, इसके साथ कैंसल्ड आउट कर दीजिए और ये वैल्यू फाइंड आउट करके निकालिए log ऑफ A/K। तो log ऑफ A/K ये आता है 20.89। तो अब क्या करोगे कैलकुलेट, तो सर पहले A/K कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 20.89 एंड इसे अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 0.89 का एंटी लॉग निकालिए, ये होता है 7.78 इंटू 10⁻20। ये पावर में चला गया, क्या मिला A/K। क्या फाइंड आउट करना है K, सो देयरफॉर K इज इक्वल टू क्या होगा, तो A/7.78 इंटू 10⁻20 होगा। तो A की वैल्यू तो है, कितनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 7.78 इंटू 10⁻20। करिए कैलकुलेट, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। K की वैल्यू आती है 2.05 इंटू 10⁻−8। यूनिट कॉमन रहेगा क्योंकि K और A का यूनिट सेम होता है, यहाँ पर आएगा सेकेंड इनवर्स। है क्लियर ये न्यूमेरिकल्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। शायद ऐसा ही क्वेश्चन हुआ है, वहाँ पर आप लोगों ने K डिटरमाइन किया, यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को कहता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाल के दो। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन का, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। What is the frequency factor of the reaction if its activation energy is 56 किलोजूल पर मोल। आपके पास गिवन में अगर डाटा देखा जाए तो क्या क्या है, चेक करिए। एक्टिवेशन एनर्जी 56 किलोजूल पर मोल, आपको ये पता हो गया कि इसे तो जूल में लेकर जाना है, तो 56 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो गया। टेम्परेचर देखते हैं, तो टेम्परेचर आप लोगों को कहता है 500 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 500 प्लस 273 दैट इज 773 केल्विन हो गया। आर की वैल्यू 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स। एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है ए, लेकिन के होना चाहिए, होगा 1.6 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए फाइंड आउट करने के लिए कहा है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यही log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA बाय 2.303 RT। इसे इस साइड में लेकर आइए एंड इसे पॉजिटिव करिए, तो ये बनेगा log ऑफ A/K इज इक्वल टू EA बाय 2.303 RT। अब पहले इसे सॉल्व कर लीजिए क्योंकि A तभी निकलेगा जब हम इसका एंटीलॉग निकालेंगे। A एंड K पहले कैलकुलेट करेंगे A/K। तो आपके पास वैल्यू है 56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 19.15 है, ये 19.15 होगा। टेम्परेचर कितना है 773 केल्विन का। अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो आंसर आपको मिलता है ये मिलता है 3.783। तो ये क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ A/K। तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, A/K इज इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 3.783। करिए इसका एंटी लॉग चेक करिए, 0.78 का 3 में एंड बची हुई वैल्यू को पावर में भेज दीजिए, तो ये होता है 6.067 इंटू 10⁻³। अब सोचिए आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, आपको A फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 6.067 इंटू 10⁻³ इंटू K। K कितना है देखिए आप लोग, K की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻³ यूनिट, तो जो भी रहेगा वो हो ही जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 10⁻6 बनने वाला है। अगर आप लोग A की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो ये होता है 9.71 इंटू 10⁻6 यूनिट मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि K का है।
वही यूनिट किसको मिलेगा, इस ए को मिलेगा। ये इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का कहना देखिए, व्हाट फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन निकाल के देना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट 300 केल्विन कोलाइड विथ एन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 50 किलोजूल पर मोल। आपके पास गिवन में डाटा क्या है, फाइंड आउट करिए। पहले लाइन में टेम्परेचर दिखता है 300 केल्विन, फिर EA, अगर हम लोग EA की वैल्यू देखें तो EA की वैल्यू क्या दिख रही है, 50 किलोजूल। तो 50 किलोजूल पर मोल को जूल पर मोल में लेकर आइए, तो 50 × 10⁻³ जूल पर मोल हो गया। R के बारे में पता होता है, दैट इज 8.314 JK इनवर्स मोल इनवर्स। देन आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम लोग कैसे देते हैं, बाय F से, दैट इज F इज इक्वल टू e⁻⁻RT। देते हैं कि नहीं देते, तो पहले इसे कैलकुलेट करिए, e⁻⁻50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय RT 8.314 इंटू टेम्परेचर 300। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये जो वैल्यू आती है गाइस, ये होती है -20.046 के आसपास। तो ये आपके पास इतना आ गया, सॉल्व नहीं हुआ। टेकिंग लॉग, अब लॉग लीजिए। जब इसका लॉगरिथम आप लोग लेंगे तो ये log टू द बेस 10 में कैसे जाएगा, तो log टू द बेस 10F इज इक्वल टू -20.0465 डिवाइडेड बाय 2.303। नाउ log ऑफ F आपके सामने आएगा, ये आएगा माइनस, ये देखिए ये 20/2, तो आप लोगों को इतना डिवीज़न तो आता होगा, ये आता है 8.7045। अब F निकालना है, तो F क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ -8.7045। इसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइज, तो इसका एंटी लॉग तो लेना है, तो ये -8.7045 + 9 -9 मिला दिया क्या, 0। इसे देखिए, इसका एंटी लॉग अगर हम लोग पहले तो इसे पॉजिटिव में डिफरेंस निकालिए तो ये डिफरेंस जो होता है ये आता है 0.2955 का, इनटू ये वाली वैल्यू चली गई पावर में। अब इसका एंटी लॉग निकालो, तो इसका एंटी लॉग आता है 1.97 के आसपास। नाउ 1.97 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, तो F की वैल्यू आ गई इतनी। ऐसे इसे सॉल्व करते हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 900 मिनट एट 820 केल्विन। एस्टिमेट इट्स हाफ लाइफ एट 720 केल्विन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज 250 किलोजूल पर मोल। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। एक टेम्परेचर पे हाफ लाइफ इतना है, दूसरे टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है एक्टिवेशन एनर्जी डी है। तो पहले तो गिवन डाटा को अलग कर लेते हैं। आपके पास गिवन की वैल्यूज क्या क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है, कितनी है, 250 किलोजूल पर मोल पता है हमें, ये हो जाएगा 250 × 10⁻³ जूल पर मोल। क्योंकि R की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 8.314 JK इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं T1 एंड T2। हाँ, तो T2 है बड़ा वाला टेम्परेचर 820 केल्विन, T1 आपके पास क्या है 720 केल्विन। आप लोगों के पास T हाफ है कौन से टेम्परेचर पे, T2 पे, मतलब इसे हम लोग सेकेंड T हाफ कह देते हैं। कितना है 900 मिनट का। आपको फाइंड आउट करके देना है T हाफ फर्स्ट पहले टेम्परेचर पे। ये फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है गाइस। अब आप लोग सोचिए जरा कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो हम लोग कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, वी नो दैट K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ होता है कि नहीं होता, पता है आप लोगों को, होता है ना। एंड T हाफ की अगर बात करें तो T हाफ
देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल टू क्या बनता है 0.693 अपॉन के। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? तो T हाफ वन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा K1 एंड T हाफ सेकेंड ये क्या बन जाएगा 0.693 अपॉन K2 बन जाएगा, बनेगा। तो देयरफॉर T2 अपॉन T1 मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड डिवाइडेड बाय सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड करके देखिए तो क्या होगा। तो ये 0.693 बाय K1 है इज इनटू ये हो जाएगा K2 बाय 0.693 ये आ गया K2 अपॉन K1। चलो हिंट आ गई आपके पास, हिंट आ गई। अब आप लोग इक्वेशन यूज करेंगे log ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। तो इस इक्वेशन से हमें तो ये समझ में आता है कि देयरफॉर लॉग ऑफ फर्स्ट T हाफ बाय सेकेंड T हाफ लॉग के टर्म में यूज करेंगे। हाँ, लॉग के टर्म में यूज करना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा। इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T1 इंटू T2 एंड न्यूमरेटर में T2 माइनस T1। अब सारी वैल्यूज हैं आपके पास। अब आप लोग कैलकुलेट करके दिखाइए तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। ये कितना दिखाया है आप लोगों को? तो 250 इंटू 10 टू द पावर 3 है इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है आपके पास? तो 820 माइनस T1 कितना है 720 डिवाइडेड बाय ये हो गया 19.15 इंटू T1 720 इंटू 820। करिए गाइस, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट T हाफ बाय सेकेंड T हाफ का लॉगरिथम मिलेगा। इसका आंसर चेक करिए तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को मिलता है 2.212। सो देयरफॉर पहले ये कैलकुलेट करिए फर्स्ट T हाफ बाय सेकेंड T हाफ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? तो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 2.212 इसका एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग कितना आता है पहले वो चेक करेंगे आप लोग। ये आता है 162.7। क्या है आपके पास? तो फर्स्ट T हाफ डिवाइडेड बाय सेकेंड T हाफ मतलब इसका रेशियो। सो देयरफॉर आप लोगों को फाइंड आउट करके देना क्या है फर्स्ट T हाफ क्या हो जाएगा। तो 162.7 इंटू सेकेंड T हाफ। तो सेकेंड T हाफ कितना है? दैट इज 162.7 इंटू सेकेंड T हाफ 900 मिनट का है। करिए इसे कैलकुलेट जब करके देखते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर मिलता है 1.464 इंटू 10 टू द पावर 5 मिनट। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो मिनिमम 3 मार्क के लिए रहेगा। एंड यहाँ पर आते आते आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स ये जो यूनिट है ये हो जाता है फिनिश।